आतंजीत सिंह साहब, मैं जरा एक चीज और पूछ लूं इसमें। एक प्लेयर इसमें रहा है, देखिए जिसको कहते हैं रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छा लीडरशिप, मैं अभी भी मानता हूं कि रोहित शर्मा इस समय जिस तरह से लीड किया, दिल से किया। विराट कोहली बहुत अच्छा खेले। एक व्यक्ति लेकिन जिसके ऊपर बहुत प्रेशर है, पारिवारिक उसकी अपनी समस्या है, वो मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी का मैं दर्शकों को बता दूं, इस समय दुनिया में वर्ल्ड कप्स में उसका 2 रिकॉर्ड वो होल्ड करता है। लोएस्ट एवरेज 13.52 एंड बेस्ट स्ट्राइक रेट 15.81। पूरे वर्ल्ड कप में, पिछले 13 एडिशन के वर्ल्ड कप में 2 रिकॉर्ड होल्ड करता है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी पहले 4 मैच पे बिठाया था क्योंकि हार्दिक पांड्या को चोट लगी, उसके बाद मौका मिला, लेकिन मन में कोई वो नहीं। मैं एक चीज आपसे पूछूंगा आतंजीत सिंह साहब, ये थोड़ा विषय से ही रिलेटेड है। शमी उत्तर प्रदेश के मतलब मुरादाबाद जो डिस्ट्रिक्ट था पुराना, उसी के एक हिस्से से खेलते थे। इनको उत्तर प्रदेश में चुना नहीं गया। अंडर 19 में जब ये चुनने के लिए आया तो उनसे कहा गया अगले साल आना, अभी टाइम है, आप अगले साल। इनको किसी ने कहा कि अब जाके, इनके पिता को कहा कि जाके कलकत्ता भेजो, तब वो कलकत्ता गए। वो स्टोरी सब लोग जानते हैं, कैसे गांगुली की नजर पड़ी और फिर कैसे इन्होंने रणजी खेला। ये कलकत्ता के लिए, मतलब वेस्ट बंगाल के लिए खेलते हैं। ये क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किस व्यक्ति ने इनको नहीं चुना था? ये क्या जांच का विषय नहीं होना चाहिए? आप मोहम्मद शमी जैसे आदमी को यहां अगर इस तरह से कर रहे हैं, उसके साथ व्यवहार, तो कौन खेलने आएगा? आज मेरे कोई दर्शक बता रहे हैं कि शायद यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि उनके गांव पे हम लोग उनके नाम से स्टेडियम बनवाएंगे। ये सब आप बात भूल जाइए। जो खेलता हुआ उसके साथ व्यवहार, मैं थोड़ा इस पे भी आतंजीत सिंह साहब आपसे समझना चाहूंगा। क्योंकि अगर आप कपिल देव को नहीं बुला रहे हैं, अगर धोनी को नहीं बुला रहे हैं, आप आगे आके बैठ जा रहे हैं, और जिस तरह से वो हंस रहे थे कल, उस पर भी अभी हम डॉक्टर राकेश पाठक से बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे बात, मोहम्मद शमी को अगर उत्तर प्रदेश ने सेलेक्ट नहीं किया था, तो क्या ये जांच की बात है कि नहीं? आतंजीत सिंह, और आपका वक्तव्य कल के उस पर भी, जो कल मैच हुआ है। नमस्कार आनंद जी, नमस्कार मेरे साथी पैनलिस्ट को। जो आपने बात मोहम्मद शमी की, मोहम्मद शमी के 2 माइनस पॉइंट हैं। पहला उसका माइनस पॉइंट है कि वो एक मुसलमान है। दूसरा उसका माइनस पॉइंट है कि वो एक किसान का बेटा, और इस वजह से, और वो अमरोहा जिले से आता है, मैं करेक्शन दे दूं, और उनके फादर और वो खुद गन्ना किसानी में, और उनकी अपनी जमीन है, और वो धरती से जुड़ा आदमी है। और जब उसको उत्तर प्रदेश में रणजी ट्रॉफी में नहीं लिया गया, अंडर 19 टीम में नहीं लिया गया, तो वेस्ट बंगाल गए और वहाँ केकेआर टीम के लिए वो आईपीएल भी खेले। आईपीएल भी उनको कोई लेने को तैयार नहीं था, तो शाहरुख खान ने उनको अपनी टीम में लिया, और उसके बाद वो आदमी उभर के निकला। और 4 मैचेस में उसको क्यों बैठाया गया, शार्दुल ठाकुर और बाकी लोगों को क्यों खिलाया गया, अब बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी साहब ही ये बता सकते हैं कि सिलेक्शन टीम में किसकी थी। और दूसरी करेक्शन में ये दे दूं, जो 83 की टीम थी उसमें रॉजर बिन्नी भी मौजूद थे, और वो बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष हैं, और वो वहां थे। और 1983 की टीम को या कपिल देव को ना बुलाने का कारण आपने जैसे चिन्हित किया कि पहलवानों का आंदोलन में जब महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा की बात करते कपिल देव जब उन्होंने कहा, तो कहीं बीजेपी को ये लगा कि ये कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव है कपिल देव का। हो सकता है कपिल देव पॉलिटिक्स में एंटर करना चाह रहे हो, तो किसी भी कांग्रेसी नेता को इतना बड़ा न्योता देना उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ये 2 चीजें इस कल के मैच के और कल के वाकया से निकल के आती हैं। मैं इनफैक्ट 3 चीजें निकल के आती हैं, सबको मैं सुन रहा था। पहली चीज तो ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को बीसीसीआई में आज से नहीं रहेगी। एनपीके साल्वे, आपको याद होगा, 1982 से 1985 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। उसके बाद माधवराव सिंधिया रहे, जगमोहन डालमिया रहे, शरद पवार रहे। और तमाम पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस की वजह, जैसे कि हमारे देश में कहा जाता है, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल नेक्सस या पॉलिटिकल फाइनेंशियल कॉकटेल जो है, इस देश का सर्वनाश कर रही है, सत्यानाश कर रही है। किसान आंदोलन में आपने देख लिया किस तरीके से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और तमाम टीम के लोगों को ट्वीट करवाए गए कि किसान आंदोलन गलत है, इसमें खालिस्तानी है, इसमें बाहर की एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। मैं वो ट्वीट आपको दिखा दूंगा, सचिन तेंदुलकर का भी ट्वीट दिखा दूंगा, और मैं आपको विराट कोहली का भी ट्वीट दिखा दूंगा। तो इन लोगों के ट्विटर हैंडल्स को यूज किया गया किसान आंदोलन को शांत करने के लिए। तो किसानों ने किसी की बात नहीं सुनी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को झुकना पड़ा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब बीसीसीआई, आपको याद होगा जब पीछे आप लोगों ने प्रोग्राम किया था बिशन सिंह बेदी पर, आपने एक थर्ड आई में किया था, और बिशन सिंह बेदी ये शुरू से कहते आए कि बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया, ये तो एक नाम ब्रिटिशर्स के जमाने का रखा हुआ है, तो ये कंट्रोल क्या कर रहे हैं क्रिकेट का?
और इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रमोशन के लिए होती है, कंट्रोल के लिए होती है। और दूसरी बात ये भी थी कि बिशन सिंह बेदी कभी भी बीसीसीआई की किसी मीटिंग में, किसी सिलेक्शन कमेटी में उन्होंने कहा कि ये सब क्रुक्स हैं, ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं कि $2.25 बिलियन यानी कि 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर की बीसीसीआई की इस टाइम वर्थ है। और अगर आप सारी टीम जितनी भी वर्ल्ड कप में खेली हैं उन सबके क्रिकेट जो उनकी एसोसिएशंस हैं उनके टोटल बजट ले लिए तो उनसे एक तिहाई भी नहीं बनता 10 की 10 टीमों का। तो इतना बजट बीसीसीआई का, इतना जो पैसा जो बीसीसीआई के पास पड़ा है वो सारी आप जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं उनकी आप एसोसिएशंस को इकट्ठा कर लीजिए तो किसी का 70 मिलियन है, किसी का 60 मिलियन है। 2.25 बिलियन डॉलर किसी भी आपको नहीं मिलेगा। तो पैसे का एक बहुत ज्यादा प्रभाव है। दूसरी चीज, जब आपकी सिलेक्शन कमेटी में आपके जनरल सेक्रेटरी परिवारवाद से ग्रस्त लोग हैं, जैसे कि आपने कहा जय शाह, और अमित शाह और मोदी साहब खुद कहते हैं कि परिवारवाद जो है वो नहीं होना चाहिए, वो मेरिट पे होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो क्रिकेट की एसोसिएशन हो या टेनिस की एसोसिएशन हो। ये बात तो डॉक्टर राकेश पाठक मुझसे अच्छी बता देंगे कि जितनी भी स्टेटों में क्रिकेट बोर्ड्स हैं, बैडमिंटन एसोसिएशंस हैं, टेनिस एसोसिएशंस हैं, सब पे हॉकी हॉकी पे पॉलिटिकल कब्जा है। आज नहीं, 40 साल से है। हॉकी का हाल क्या हुआ, नेशनल हमारा स्पोर्ट्स है, और हॉकी फेडरेशन का क्या हाल किया इन पॉलिटिशियंस ने, इन सत्ताधीशों ने, तो ये जितना कम कहा जाए अच्छा। ओलंपिक कमेटी में सब मैं खुल के कहूंगा कि जितने चमचे हैं इन पॉलिटिशियंस के वो सत्ताधीश हैं ओलंपिक कमेटीज में, क्योंकि उनको फ्री में टिकट मिलती है बाहर जाने की। आत्मजीत सर, उसमें ब्यूरोक्रेसी को और जोड़ लीजिए। या तो रिटायर्ड अधिकारी या वर्तमान अधिकारी। केपीएस गिल ने भोपाल में हॉकी इंडिया के चुनाव में किस तरह से असलम शेर खान के खिलाफ वो AK-47 वाले ब्लैक कट कमांडो आए थे और उन्हें चुनाव लड़ने से ही बाहर कर दिया था केपीएस गिल ने। तो राजनेता और अधिकारी खेल संगठनों पर काबिज हैं सर, कब्जा किए हुए हैं सर, प्लीज। जी, मैं असल में नाम लेने से इसलिए घबराता हूं कि कल को मेरे पे डेफेमेशन नोटिस ना आ जाए। नाम तो बहुत है सारे आपके करंट हॉकी फेडरेशन के और पिछले 10 साल के हॉकी फेडरेशन के, सबको जानता हूं मैं, और उनके कुकर्मों को भी जानता हूं। पर होता क्या है, जब आप नाम लेना शुरू कर दें तो वो आपको डेफेमेशन नोटिस भेज देंगे, और हमारी ना ताकत है ना औकात है इन लोगों से लड़ने की। सीधे बताएं, हम तो सच बताते हैं पब्लिक को, ताकि पब्लिक इंडिया जान ले कि देश किस तरफ जा रहा है। हम तो इशारा ही कर सकते हैं, हम इन लोगों से लड़ नहीं सकते, हम इन लोगों का सामना भी नहीं कर सकते। तो जहां तक क्रिकेट की बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरिट्स पे पोजीशंस नहीं ली जाती हैं। जय शाह साहब की क्या क्वालिफिकेशन है, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। जय शाह क्यों जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, शायद अगले प्रेसिडेंट वही हैं, क्योंकि दो प्रेसिडेंट्स के अंडर वो काम कर चुके हैं। जगमोहन डालमिया ने भी 3 प्रेसिडेंट्स के अंडर काम किया था, उसके बाद वो खुद प्रेसिडेंट बन गए थे, और उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट बने तो 2 टर्म्स रहे। और ये कोई पहली उनकी पोजीशन नहीं है। उनके फादर साहब जो थे वो गुजरात के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रहे और पूरा उनका कंट्रोल रहा। उनके बेटे का पहले गुजरात से रहा। गुजरात उनको रणजी ट्रॉफी का मैच ही इसलिए खिलाया गया ताकि वो गुजरात की जो उनके फादर ने सीट छोड़ी है वहां पे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की, उसको जय शाह जो है वो कर सकें। तो परिवारवाद की जहां बात होती है, जहां मेरिट्स की बात होती है, इस देश में ये सब तमाम चीजें चलती हैं। और जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, या तो उनको अवॉइड किया जाता है या उनको दंड दिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि देश के जितने भी नामी गिरामी खिलाड़ी रहे हैं, वो कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, जो भी प्रधानमंत्री रहा हो उस समय का, या जो भी पॉलिटिशियंस रहे हो, जो भी प्रेसिडेंट रहा हो, वो उसके साथ ही खड़े मिलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई हम लड़ नहीं सकते इन लोगों से। आज हम इनके खिलाफ बोलेंगे, कल को ही हमारे घर पे रेड पड़वा देंगे। आपने देखा किस तरीके से। अच्छा, तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था, अहमदाबाद को इन्होंने एक सिलेक्शन क्यों किया उस ग्राउंड का कि फाइनल मैच वहां खेला जाएगा। आपको मैं ज्ञात करा दूं, इंग्लैंड में जब मैचेस होते हैं तो लॉर्ड्स में फाइनल खेला जाता है, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो या वो वनडे मैचेस हो या T20 के कोई फाइनल हो। जब ऑस्ट्रेलिया में कोई महत्वपूर्ण मैच होता है तो वो मेलबर्न में खेला जाता है, क्योंकि मेलबर्न उनका स्टेडियम है और वो एक प्रथा चली आ रही है। इंडिया में जब भी कोई ऐसे टूर्नामेंट्स हुए हैं जिसमें फाइनल मैचेस खेले गए हैं या सेमीफाइनल मैचेस खेले गए, या तो वानखेड़े में खेले गए हैं या वो ईडन गार्डन में खेले गए। ईडन गार्डन क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा स्टेडियम था, 1 लाख लोग आराम से उसमें मैच देख लिया करते थे। तो आपने देखा कितने टूर्नामेंट्स जो हैं उनका कल्मिनेशन ईडन गार्डन में हुआ। इंडियन गार्डन्स और
वानखेड़े की जो ऑडियंस है वो कॉस्मोपॉलिटन है, वो गेम को समझती है, वो गेम के प्रति सजग है, वो गेम देखने जाती है। वो सिर्फ इसलिए नहीं जाती कि वहां इंडिया की टीम खेल रही है। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के दौरान जितने भी मैचेस ईडन गार्डन्स और वानखेड़े में हुए, स्टेडियम 60% से 80% ऑक्यूपेंसी पे था। उसके बाद एक बात मैं चिन्हित करना चाहता हूं कि जयपुर, जहां राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, और आम आदमी पार्टी जो पंजाब में है, और मोहाली का स्टेडियम वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, वर्ल्ड कप के 2011 के भी मैचेस वहां हुए, इनके मैचेस मोहाली और जयपुर में क्यों नहीं कराए गए? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अहमदाबाद की पिच स्लो थी, अहमदाबाद की पिच का बहुत रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि स्टेडियम प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही बना है। आइडल लोकेशन नहीं थी। इंडिया टीम जो है वो फास्ट पिचेस पे, बाउंसी पिचेस पे अच्छा खेल रही थी, फ्लैट विकेट पे 300-350 रन बना रही थी। उनको आपने अहमदाबाद पिच पे, जिसकी नॉलेज ना रोहित शर्मा क्योंकि बॉम्बे से आते हैं, तो वानखेड़े स्टेडियम में जब खेलते हैं तो उस पिच पे उनका, अब पिच के बारे में मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि दोनों के लिए वो पिच थी, पर उसको पैट कमिंस ने बहुत अच्छी तरह स्टडी किया उस पिच को। उन्होंने ये कहा कि ये पिच मैंने समझ ली है, ये पिच स्लो है, ये पिच जो है अगर 2 दिन से ड्यू पड़ रही है, अगर मैं टॉस जीत गया और पहले मैंने उनको इंडिया को बैटिंग करा दी तो बाद में बॉल आसानी से बैट की तरफ आएगी और हम ये मैच जीत जाएंगे। हमको इनको बस एक लो स्कोर पे रखना है, हमें इनको 300 रन नहीं बनाने देने। और बकायदा एक स्ट्रैटेजी से उनकी फील्डिंग ले लीजिए, उनकी बॉलिंग ले लीजिए, उनकी एज टीम वर्क ले लीजिए। इंडिया से मैच हारने के बाद, पहले 2 मैच हारने के बाद, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने आप को रिकॉन्फ़िगर किया, अपने आप को इंडियन कंडीशंस और उन पिचेस के साथ कस्टम किया, यूज टू किया, हैट्स ऑफ टू देम। ये बात हम सबको माननी पड़ेगी कि एक अच्छी टीम जो है वर्ल्ड कप जीती है। और जो उसके पीछे के कारण है कि उसको आपने देखा किस तरीके से स्टेडियम में, अगर आपके पास वीडियो तो लगा दीजिएगा, किस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था और वहां पे जिस तरीके से डेविड वार्नर की हूटिंग की जा रही थी, पैट कमिंस की हूटिंग की जा रही थी। पैट कमिंस का एक स्टेटमेंट है ट्विटर पे, मैं उसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता, पर वो ये कहता है कि पैट कमिंस ने कहा कि मैंने इससे मतलब इस तरह की ऑडियंस मैंने किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी स्टेडियम में नहीं देखी जो इतनी हूटिंग कर रही थी। और उन्होंने बाबर आजम की भी बहुत हूटिंग की थी। और जिस तरीके से जब वो पाकिस्तान की टीम खेल रही थी और जब वो वापस अपनी पवेलियन में जाते थे तो किस तरीके की उनको कहा जाता था और किस तरीके की बातें की जाती थी। तो ये क्रिकेट ना होके आपने कल दैनिक जागरण के अखबार में आया कि धर्म युद्ध होने वाला है, तो लोगों ने ये सवाल पूछने शुरू किए, भाई धर्म युद्ध में क्या हुआ, कितने लोग वीर गति को प्राप्त हुए, कितने लोग लड़े, कितने क्षत्रियों ने कितने राक्षसों को मारा, बताइए धर्म युद्ध किस चीज का था। तो इस तरीके के जब नरेशंस चलाए गए, वो कहीं ना कहीं इंडियन टीम पे उसका प्रेशर बना। और जब वो प्रेशर इंडियन टीम पे बना, आपने देखा होगा मैच के स्टार्टिंग में जब हमारी राष्ट्रीय गान का जब चल रहा था, तो रोहित शर्मा के माथे पे पसीना था और बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लग रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट किया गया। ऐसे लगा कि मोदी साहब की सारी अनुपलब्धियों को दूर करने के लिए रोहित शर्मा को आज का मैच जीतना ही पड़ेगा। और उस टीम पे इतना प्रेशर डाल दिया गया, उनको ऐसा कह दिया गया अगर मैच नहीं जीतोगे तो भाई अगले वर्ल्ड कप में तुम लोगों को हम खेलने का मौका नहीं देंगे। इस तरीके से हो सकता है उनको ये भी कह दिया गया हो कि आपको ईडी, सीबीआई, आईटी का सामना करना पड़ेगा अगर आप मैच नहीं जीतोगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर तो वो ईडी नहीं बैठा सकते, पर वो इंडिया की टीम के लोगों को तंग कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रेशर था। ये प्रेशर किस लिए क्रिएट किया गया? और प्रधानमंत्री मोदी जी को यह भी समझना चाहिए, जब 83 में कपिल देव की टीम वर्ल्ड कप जीत के आई थी तो कपिल देव खुद वर्ल्ड कप लेके इंदिरा गांधी के पास गए थे। इंदिरा गांधी वर्ल्ड कप देने नहीं आई थी। 2011 में जब धोनी साहब वर्ल्ड कप जीते थे तो वो मनमोहन सिंह के पास गए थे वर्ल्ड कप लेके, उनको उपलब्धियां बताने, उनको बताने गए। मनमोहन सिंह के पास समय नहीं था कि देश की अर्थव्यवस्था देखें कि वर्ल्ड कप देखें। प्रधानमंत्री मोदी 18 घंटे काम करते हैं और उनके पास इतना समय था कि वो कोऑर्डिनेटेड कपड़े पहन के, ब्लू जैकेट पहन के और गमछा लगा के वो वहां पे 2:30 बजे से वेट कर रहे थे कि कब मैं जाऊं वहां पे और कब हो। और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अगर मध्य प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी की हार अगर हो जाती है इलेक्शन में, तो उसका प्रमुख कारण भारतीय टीम का हारना ही बताया जाएगा। आप देखिएगा जितने भी पॉलिटिकल विश्लेषक और पंडित हैं वो यही कहेंगे कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हार का कारण ही इंडिया का वर्ल्ड कप हारना था, नहीं तो मोदी जी तो इलेक्शन जीत गए होते। तो ये भी उस समय सर मतदान पहले हो चुका है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 2 जगह तो हो चुका है, वर्ल्ड कप से पहले हो चुका है।
जी, वर्ल्ड कप से पहले हो चुका है, पर उसका हार का ठीकरा बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए लॉजिक नहीं चलता है। जब जहां अंधभक्त होते हैं ना, वहां आप और हम तो बड़े लॉजिकल वे में बात करते हैं, लॉजिस्टिक्स पे बात करते हैं। ये लोग लॉजिस्टिक्स बात ये तो कहेंगे जो भी मतदान बाकी 30 तारीख का, उस पर तो व्यापक प्रभाव पड़ा, और उससे पहले जो है क्योंकि लोग मैच देख रहे थे इसलिए सही लोग वोट डालने नहीं गए और इन्होंने वोट रिग कर लिया और उस वजह से कांग्रेस जीत गई। तो ये सब भी हो सकता है। और लास्ट में अपनी बात ये कह के खत्म करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी को समझ जाना चाहिए कि अब उनका काम अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को ठीक करना है, महंगाई के मुद्दे पे जिस तरीके से सीरियल इन्फ्लेशन 12.5-13%, और उन्होंने कह दिया कि अगले 5 साल फ्री राशन देंगे, तो बजाय अपना काम करने के वो दूसरों के कामों में दखल अंदाजी ना करें, बीसीसीआई को इंडिपेंडेंट कर दें, जय शाह को वहां से हटा दें, एक काबिल आदमी को जनरल सेक्रेटरी मतलब वहां का बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दें, और रॉजर बिनी को जो है वो प्रॉपर उनको फ्रीडम दें ताकि वो सही टीम का चुनाव करके, सही ट्रेनिंग करके, सही कोचेस लाके। राहुल द्रविड़ ने आखिर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सवालों के उन्होंने कहा कि मेरा अब टर्म खत्म हो रहा है, अब दूसरा कोई कोच आएगा, पर वो निडर होके उन्होंने प्रेस का सामना किया और सारे सवालों के जवाब दिए हारने के बावजूद। क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कर सकते हैं? इलेक्शन जीतने के बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री मोदी को कि अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में इलेक्शन जीत जाए या हार जाए, उसके अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएं, तब मैं मानूंगा कि वो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ठीक कर रहे हैं। आतमजीत सिंह साहब, चलते चलते मैं बता दूं कि ये आज सुबह एक मेरे मित्र है, सीनियर है मुझसे, उम्र में बहुत बड़े हैं, उन्होंने फोन करके, कम्युनिस्ट है, हार्डकोर कम्युनिस्ट, उन्होंने कहा कि अरे आपने इसको ये मनहूस, मतलब उन्होंने 50 वो कहा, और फिर उन्होंने मुझे कुछ डेटा दिए, मैं उस डेटा के साथ खत्म करूंगा। वो कहे कि 26 मई 2014 को जिस दिन शपथ ली थी उस दिन ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, मुझे याद है, वो उत्तर प्रदेश, वो गोरखधाम या कौन सी एक्सप्रेस थी जो टकराई थी, पटरी से उतरी थी। कहने लगे साहब ये इसकी हिस्ट्री है, आप ये करिए, और जबकि वो कम्युनिस्ट है, वो मानते नहीं इस चीजों को। क्या आपको लगता है कि मोदी, ये कल की जो हार है उसका, ये जो इलेक्शन में वोट होने जा रहा है राजस्थान और तेलंगाना, वहां पे कोई असर पड़ेगा इस बात का? बहुत जी, आपकी डेट में एक डेट और जोड़ लूं, जब प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए जब नॉमिनेट किया गया था उस दिन फ्राइडे द 13th था, आप देख लीजिएगा किताबें निकाल के, तो फ्राइडे द 13th सबसे अनलकी माना जाता है। जिगर दोषी जी इस बात को कंफर्म करेंगे। तो जहां तक मध्य प्रदेश, तेलंगाना के, अब जो बाकी राजस्थान और तेलंगाना और तेलंगाना के जो इलेक्शन अब बाकी हैं, डेफिनेटली उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा एक अभिभाषण में, मैंने कल या परसों में अमित शाह साहब की एक स्पीच देखी थी, उसमें कहते कि अगर तेलंगाना में कह रहे थे कि अगर हमारी पार्टी जीत जाती है तो सबको राम मंदिर के, रामलला के दर्शन फ्री में कराएंगे। हाँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि राम मंदिर के दर्शन के पैसे कब से लेने शुरू करें इन लोगों ने, फ्री में कराने, मतलब मंदिर जाने का काम जो है वो अगर वो ये कह रहे हैं कि वो प्लेन में सबको लेके जाएंगे और वहां दर्शन कराएंगे तो गलत बात है, या स्पेशल ट्रेन कोई निकाल देंगे, पर ट्रेन वो निकाल नहीं सकते क्योंकि सारी ट्रेनें तो उन्होंने प्राइवेट कर दी हैं। कल मेरा जानने वाले कोई दिल्ली से बंबई जा रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो मैं सेकंड एसी या फर्स्ट एसी की जो डायनेमिक फेयर है क्या आ रहा है, आपको जान के हैरानी होगी, सेकंड एसी की 22,600 रुपए की टिकट खाली मुंबई जाने के लिए, और थर्ड एसी की अगर आप देखेंगे जाके टिकट जो है डायनेमिक फेयर उसका 12,400 रुपए, तो 12,500 रुपए में आपको थर्ड एसी की टिकट मिल रही बंबई जाने के लिए। राजधानी की टिकट एक जमाने में 2200-2300 रुपए हुआ करती थी। तो कौन सी ट्रेन में या कौन से प्लेन में वो फ्री के दर्शन कराएंगे? अमित शाह आपको ये भी बता देना चाहिए। तो पब्लिक जो है अब परेशान हो चुकी है, रेलवेज का आपने हाल देख लिया, राशन का आपने हाल देख लिया, किसानों की आपने बदहाली देख ली, मजदूरों की आपने बदहाली देख लिया, बचा क्या है बताने को? और एक झुंझुना जो ये वर्ल्ड कप का था, अब ये भी वर्ल्ड कप इंडिया हार गई। अमित शाह साहब के साहबजादे एक भी क्लोजिंग उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी, ना किसी क्लोजिंग सेरेमनी में वो बोले, उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि वो टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर बोल नहीं सकते, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर नहीं बोल सकते। तो पब्लिक को तो समझ जाना चाहिए कि इनके पास कोई विकास का मॉडल है ही नहीं, सिर्फ विनाश का मॉडल है, और उस विनाश के मॉडल पे इस देश का सर्वनाश करने की इन लोगों ने कसम खा रखी है। विकास चाहिए तो इन लोगों को बाहर कर दीजिए, विनाश चाहिए तो वोट देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जी।